4 मई 2026 की वो सुबह, जब कोलकाता की सड़कें सुनसान थी, लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में लोग रो रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस इंसान की याद के आंसू थे जिसने 75 साल पहले इसी जमीन पर एक सपना देखा था। और आज 4 मई 2026 को वो सपना पूरा हो गया। बीजेपी ने आज तक कभी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनाई थी। 2009 में उनके पास मात्र 0 सीट थी और 2026 में 207 सीटें। ये चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक 75 साल की योजना थी। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वो असली कहानी जो किसी ने नहीं बताई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना और आरएसएस की चुप्पी भरी रणनीति, और एक गद्दार जो खेल बदल गया, और ममता बनर्जी जो दीदी से एक हारी हुई नेता बन गई। यह है कमल खिला बंगाल में का नया अध्याय। 1947 यानी कि जब भारत आजाद हुआ, लेकिन एक बंगाली नेता को चैन नहीं था। उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उनके मन में एक आग जल रही थी। विभाजन हुआ था, बंगाल 2 टुकड़े में बंट चुका था। लाखों हिंदू पूर्वी बंगाल से भाग रहे थे, जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह मांग की कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में नहीं जाएगा। उन्होंने यूनाइटेड बंगाल प्लान का विरोध किया और वो लड़ाई जीत गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल भारत में ही शामिल किया गया। लेकिन 1950 में जब नेहरू ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता बंगाल के हिंदुओं के साथ एक धोखा है, और 21 अक्टूबर 1951 को इसी कोलकाता की ज़मीन पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर बीजेपी बनी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1953 में कश्मीर में परमिट सिस्टम के खिलाफ आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन जो बीज उन्होंने बोया था वो मरा नहीं था। बंगाल हमेशा से एक अलग दुनिया था। यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग भद्र लोग यानी कि वामपंथी विचारों का दीवाना था। 1977 में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आ गई और अगले 34 साल तक बंगाल पर राज किया। बीजेपी तो इस राज्य में नाम की पार्टी भी नहीं थी। सन 1984 में लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे, तो पूरे बंगाल में बीजेपी को मात्र 0.4% वोट मिले थे। सन 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी दमदम से, और सन 1991 में अयोध्या लहर पर उन्हें 11% वोट मिले, लेकिन फिर वह वापस धराशायी हो गई। सन 2009 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 0 सीटें हुई और 4% वोट शेयर मिला था। दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि बंगाल में बीजेपी की जड़ें ना जमा पाना ये मेरी सबसे बड़ी विफलता है। लेकिन जब पार्टी हार रही थी, तब आरएसएस चुपचाप काम कर रहा था। बंगाल में आरएसएस के शाखा धीरे धीरे फैल रहे थे। मारवाड़ी ट्रेडर्स और यूपी बिहार के प्रवासियों के साथ शुरू हुआ काम धीरे धीरे बंगाली जनता तक पहुंचने लगा। ये नींव थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन थी, उसका वजूद था। सन 2011 से पहले का बंगाल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले दीदी की कहानी को समझना होगा। ममता बनर्जी कोलकाता की एक साधारण लड़की, मात्र 29 साल की उम्र में सन 1984 में उन्होंने सीपीआईएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को जाधवपुर से हराया था। सन 1998 में कांग्रेस छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने बनाया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उनका एक ही नारा था, परिवर्तन यानी कि बदलाव। 2006 में लेफ्ट सरकार ने टाटा नैनो प्लांट के लिए किसानों की जमीन छीन ली थी, जिसके लिए शिंगूर और नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां भी चलवाई गईं। जिसके बाद ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई थी और वो बन गई माँ माटी मानुष की आवाज। और सन 2011 में 34 साल का वामपंथी किला ढह गया, जिसके बाद
ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। जनता ने उन्हें प्यार से दीदी कहकर पुकारा। बीजेपी उस वक्त मूक दर्शक थी, लेकिन एक आदमी दूर से ये सब देख रहा था, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 भारतीय राजनीति का नया अध्याय, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे। बंगाल में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 4% से उछल करके 17% पर पहुंच गया था। बंगाल में ये सिग्नल था, एक बड़े तूफान का पहला झोंका। मोदी ने एक काम किया कि बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी अमित शाह को, जिसके बाद अमित शाह ने कहा कि बंगाल जीतना है, और शुरू हुई वो प्लानिंग जो इतिहास बदलने वाली थी। पूरे राज्य में 80,719 पोलिंग स्टेशंस पर बूथ बनाए जाने लगे, जिसके बाद हर बूथ पर एक कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक और जिला जिला घूमने लगे। पार्टी सुनील बंसल को इंचार्ज बनाया और ये था मिशन बंगाल। 2014 के बाद 2016 में असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें टीएमसी जीती, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर हुआ 10%। 3 साल पहले यही 4% था। बीजेपी यहाँ भी हारी, लेकिन बढ़ती रही। और फिर आया 2019 का लोकसभा इलेक्शन। पूरे बंगाल में बीजेपी की आंधी आई। 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए और उनका वोट शेयर था 40%। टीएमसी पहले नंबर पर थी 22 सीटों के साथ। पूरा देश हैरान था, ममता खुद हैरान थी कि बीजेपी का झंडा बंगाल की हवा में लहरा रहा था। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकाई गई। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की लहर आ गई। कई बीजेपी वर्कर्स की हत्याएं हुई। टीएमसी ने बीजेपी का एक्सपेंशन रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हवा बह रही थी उसे रोकना आसान नहीं था। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने इसमें अपना पूरा दमखम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से ज्यादा रैलियां हुई। अमित शाह कैंप करके बैठ गए थे बंगाल में। बीजेपी का इस बार दावा था कि 200 पार, लेकिन टीएमसी ने 215 सीटें जीती और बीजेपी को मिली मात्र 77 सीटें। ममता बनर्जी इस बार भी जीत गई, लेकिन एक जगह वह नहीं जीती, वह था नंदीग्राम। ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट नंदीग्राम हार गई और उन्हें हराया था शुभेंदु अधिकारी ने, वो आदमी जो कभी ममता का सबसे भरोसेमंद लिटवेंट रहा था। 2020 में उसने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में प्रवेश किया और ममता बनर्जी को उनकी ही जमीन पर चुनौती दी और चित्त कर दिया। ममता बनर्जी किसी तरह दूसरी सीट से जीत करके सीएम बन गई। बीजेपी हार चुकी थी, लेकिन 77 सीटें ये सिर्फ शुरुआत थी। 2021 के बाद बीजेपी में टूट पड़नी चालू हो गई। कई एमएलए टीएमसी में वापस चले गए। 77 से घट करके भाजपा 64 पर सिमट गई। बाहर से लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीन पर आरएसएस की मशीनरी चल रही थी और टीएमसी के भीतर एक तूफान पक रहा था। 2024 संदेश खाली। आप लोगों को ये बातें तो याद ही होंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर आरोप लगा कि उन्होंने जमीन छीना और महिलाओं पर अत्याचार किए, जिसके बाद महिलाएं सड़कों पर भी आईं। ममता सरकार ने उनसे 55 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद लोगों ने ये पूछना चालू कर दिया कि दीदी किसको बचा रही हैं। जिसके बाद अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप घटना हुई, जहां एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया। पूरे बंगाल में आग लग गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, स्टूडेंट्स, आम नागरिक और रात के 12 बजे सड़कों पर रिक्लेम द नाइट आंदोलन चलाया गया। जिसके बाद ममता की लक्ष्मी भंडार स्कीम से मिलने वाले पैसे महिलाएं भूल गईं। एक सवाल सबके मन में था कि अगर बेटी सेफ ही नहीं है तो स्कीम का क्या मतलब। और ममता बनर्जी की सरकार पर घोटालों के भी आरोप कम नहीं लगे। शारदा चिट फंड स्कैम, जिसमें लाखों गरीब लोगों का पैसा डूबा। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, टीएमसी नेता जो कैमरा पर रिश्वत लेते पकड़े गए। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसमें नौकरियां पैसे लेकर के बेची गईं। राशन स्कैम, जिसमें गरीबों का अनाज बाजार में बेचा गया। और ईडी और सीबीआई की रेड्स, जिसमें टीएमसी नेता एक के बाद एक जेल में गए। जनता को लग रहा था
कि दीदी का परिवर्तन सिर्फ उन्हीं के लिए है और उनके लोगों के लिए है, यह बंगाल की जनता के लिए नहीं है। और एक और गलती, ममता बनर्जी अपनी ही सफलता की कैदी बन गई। उन्होंने अपोजिशन को इतना कुचला कि अब फीडबैक लेने वाला भी कोई नहीं था। जब कोई नहीं बोलता तो नेता सच भूल जाते हैं। और टीएमसी एक बबल में थी और बबल फटने वाला ही था और 4 मई को फटा भी। 2026 से पहले एक शांत लेकिन बड़ा कदम उठाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दरअसल ईसी ने किया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, जिसमें बंगाल की वोटर लिस्ट 91 में से 91 लाख नाम काट दिए गए, यानी कि 12% मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। जिसके बाद टीएमसी चिल्लाई कि यह साजिश है, मुसलमान वोटर्स हटाए जा रहे हैं। और बीजेपी ने बोला कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की सफाई कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? बची हुई वोटर लिस्ट में बीजेपी का समीकरण फिट बैठ गया और मोदी जी की स्ट्रेटजी वो बने अपना बंगाली बेटा। गंगा में क्रूज पर उन्होंने घूमा, काली माता के मंदिर गए, झाल मुड़ी खाई, बंगाली में भाषण दिया। मैसेज क्लियर था कि मैं बाहरी नहीं हूं, बंगाल मेरा भी है। सेंट्रल फोर्सेस की 2.4 लाख जवान डिप्लॉय किए गए बंगाल में। पोलिंग बूथ तक डिप्लॉयमेंट हुआ ताकि वायलेंस ना हो, ताकि टीएमसी की इमिटेशन काम ना करे। अप्रैल 2026 में बंगाल ने वोट किया और क्या वोटर टर्नआउट था, 93%। ये रिकॉर्ड था आज तक का। इससे पहले इतना वोटिंग बंगाल में कभी नहीं हुआ। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट को हराया था तब भी वोटिंग 84% था। अर्बन कोलकाता में जहां पहले लॉ टर्नआउट था, वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स में नए बूथ्स बनाए गए जो टीएमसी की गुंडागर्दी से डरते थे। इस बार वो भी निकले और 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे से ही ट्रेंड्स आने चालू हो गए, जिसमें बीजेपी 67, फिर 100, फिर 162 और फिर 200 और अंत में भाजपा ने जीता 207 सीटें और टीएमसी 81 सीटों पर सिमट करके रह गई। और भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी खुद की सीट थी, वहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा के वोटों से अंतर से हरा दिया और दीदी अपनी ही सीट हार गई। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, जिसके बाद उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने कहा कि आज एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल को भारत में रखने की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध बंगाल का जो सपना देखा था, वो दर्शकों से पूरे होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हमें वो मौका दिया है। 1951 में एक बीज बोया गया था, जो कि 73 साल बाद वो बीज पेड़ बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो जमीन छोड़ी थी, उसी जमीन पर आज कमल खिला है। बंगाल जो कभी लेफ्ट का था, फिर दीदी का था, आज मोदी का है। लेकिन क्या बीजेपी बंगाल की उम्मीदें पूरी कर पाएगी? क्या सोनार बांग्ला का सपना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था वो सच होगा? वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो हुआ 4 मई 2026 को, वो इतिहास बन गया। कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में नेक्स्ट सजेशन भी दीजिएगा कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। जय हिंद।